नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल अंग्रेजी वाला मास्टर। आज हम बात करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि फ्यूचर नाम का कोई भी टेंस होता ही नहीं है। अगर आपने अब तक मेरी एक वीडियो है टाइम एंड टेंस, अगर वो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो वीडियो देखिएगा। उससे आपका टेंस का और टाइम का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब आगे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि फ्यूचर क्या कोई भी टेंस नहीं होता। टेंस हमारे सिर्फ दो ही होते हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट। देखिए, फ्यूचर एक टाइम है जिस टाइम को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं विल एंड शैल। ये दो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स है जिसका यूज हम फ्यूचर टाइम को बताने के लिए करते हैं। इतनी बात समझे? तो इसका मतलब ये है कि जहां जहां फ्यूचर आएगा, जहां जहां फ्यूचर आएगा वहां वहां विल और शैल आएगा। ये बात तो सबसे पहले आपके माइंड में आनी चाहिए कि जहां फ्यूचर शब्द आपको दिख गया वहां पे आपने विल और शैल तो लगाना ही है। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए कि विल कहां आएगा और शैल कहां आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं शैल। देखिए, शैल आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ, यानी कि आई और वी के साथ हमेशा हमने क्या यूज करना है? शैल यूज करना है। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे ही, शी, इट, यू, दे और एनी नाउन। एनी नाउन से मेरा मतलब है कि कोई भी आपका नाउन जब अब चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल का। अगर मैं बोलता हूं ही तो आप क्या लगाओगे? विल। शी के साथ विल, आई के साथ शैल, वी के साथ शैल। अगर मैंने बोला राम तो क्या आएगा? विल या शैल? विल। श्याम, विल। राम एंड श्याम, विल। इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले हमें इतना पता होना चाहिए। बात समझ आई? अब देखिए, जैसा कि आपको पता, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कोई भी जो मॉडल है वो मॉडल अपने साथ हमेशा लेता है V1। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका मॉडल जब हम करेंगे तब भी काम आएगा कि मॉडल के साथ हमेशा क्या आएगी? V1 आएगी। सेम यही कंसेप्ट हमने यहाँ पे अप्लाई कर देना है कि हमें मॉडल तो मिल गया। मॉडल क्या है मिला हमें यहाँ पे? विल एंड शैल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंपल फ्यूचर के अंदर हम कौन से मॉडल यूज करेंगे? विल एंड शैल। और इनके साथ मेन वर्ब क्या यूज करेंगे? V1। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम टेंस में अक्सर बोल देते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज करेंगे? विल शैल। और मेन वर्ब के रूप में हम क्या यूज करेंगे? V1। इतनी बात क्लियर है? अब तक हमने क्या सीखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? विल एंड शैल। विल किसके साथ आएगा? ही, शी, इट, यू, दे और एनी नाउन के साथ। और शैल किसके साथ आएगा? आई एंड वी। और विल और शैल के साथ मेन वर्ब क्या आएगी? मेन वर्ब आएगी V1। इसके साथ एक्स्ट्रा हमने क्या सीखा? एक्स्ट्रा ये सीखा कि कोई भी मॉडल हो उस मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इतनी बात क्लियर है? देखिए, यहां से एरर बन सकता है, इसलिए अपने को ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए। देखिए, जैसा कि अभी मैंने बताया कि फ्यूचर टेंस ना होकर के फ्यूचर क्या है? टाइम है। तो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जो क्या करती है? फ्यूचर को डिनोट करती है। जैसे टुमारो, अब नेक्स्ट के साथ कुछ भी आ जाए, जैसे नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, कुछ भी आ जाए तो हम क्या करेंगे? हम समझ जाएंगे कि क्या है ये फ्यूचर के वर्ड है। ये क्या है? ये फ्यूचर के शब्द हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं। या जैसे आ जाए कमिंग डे, ये कुछ क्या है? ये शब्द है, ये हमारी हेल्प करते हैं टेंस को पहचानने में। अब देखिए, हम बात करते हैं पैटर्न की, किस तरीके से इसका यूज होगा। यूजेस भी देखेंगे इसका कि यूज क्या है, इसका पैटर्न क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। इट डिनोट्स an action or event that will happen
आफ्टर द प्रेजेंट, दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट। देखिए क्या बता रहा है ये कि इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट, ये बताता है एक ऐसे काम को या फिर एक ऐसी घटना को जो कि क्या होगा, जो होगा प्रेजेंट टाइम के बाद, यानी कि जो वर्तमान चल रहा है वर्तमान के बाद, यानी कि आने वाले समय में जो ऐसी घटना या जो ऐसा कोई कार्य होगा उसको हम किसके अंदर बताएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर। बात समझ आई। अब हम इसका पैटर्न देखते हैं, पैटर्न क्या है। पैटर्न हम सबसे पहले बात करेंगे अफर्मेटिव पैटर्न के बारे में। देखिए अफर्मेटिव पैटर्न में आपको पता है कि सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, एचवी के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कुछ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो आ जाएगा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब की। फ्यूचर है तो फ्यूचर के अंदर आपको पता है कि विल शैल तो आएगा, तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, विल एंड शैल। और अभी मैंने बताया कि विल शैल क्या होते हैं, विल शैल होते हैं मॉडल, और मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, V1 आती है। क्या आती है, V1। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें क्या मिले, विल एंड शैल, और मेन वर्ब के रूप में V1। बात समझ आई। और अभी मैं आपको बता चुका हूं कि विल का यूज कहां करेंगे और शैल का यूज कहां करेंगे। अब एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। क्या लिखा मैंने कि मैं कल अजमेर जाऊंगा। तो देखिए इसे बनाते हैं हम इंग्लिश के अंदर, क्या बनेगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर या वो जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए डूअर होता है काम को करने वाला, काम क्या है इसके अंदर, काम है जाने का, और ये जाने का काम कौन करेगा, ये जाने का काम करूंगा मैं, और मैं के लिए देखिए इंग्लिश के अंदर एक शब्द है आई। क्या है, आई। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, आई। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है, विल या शैल। अभी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ हमेशा क्या आता है, शैल। तो यहां क्या लिखूंगा मैं, शैल। तो देखिए सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, जाना, और जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो ही होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, गो। अब क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, कहां जाऊंगा, अजमेर। तो डेस्टिनेशन क्या है मेरी, अजमेर। अब देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जब गो के साथ अपने कोई डेस्टिनेशन बता रहे हैं तो प्रेपोजिशन के रूप में हम क्या यूज करेंगे, टू। इतनी बात क्लियर। उसके बाद देखिए जो अजमेर है ये हमारा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा किस में आएगा, कैपिटल में। ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जिसमें एरर क्या दे सकता था, वो इसमें एरर ये दे सकता था कि अजमेर को वो हो सकता है इस तरह से लिख दे। तो अपने को पता होना चाहिए। देखिए नाउन के साथ में क्लियर कर रहा हूं, जो भी चीज कहीं ना कहीं जिस टॉपिक से रिलेट करेगी मैं वो साथ के साथ आपकी क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो देखिए अजमेर ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन हमें पता है, प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, सो दैट्स व्हाई वी पुट हियर कैपिटल ए एंड हियर वी पुट स्मॉल a. So hope you are getting my point, what I want to say exactly. So let's move on. देखिए इसी सेंटेंस के अंदर अगर हमारा सब्जेक्ट होता, मान लीजिए मैं सब्जेक्ट मानता हूं राम, कि राम कल अजमेर जाएगा। तो देखिए डूअर क्या हुआ हमारा, राम। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा कि राम। अब देखिए राम के साथ क्या आएगा, विल या शैल। यहां पे आएगा विल। बस इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें याद रखना है आई और वी के साथ ही क्या आएगा, शैल। बाकी सब के साथ क्या आएगा, विल। क्या बन जाएगा ये सेंटेंस, राम विल गो टू अजमेर। इतनी बात क्लियर है। और लास्ट में फुल स्टॉप। अब हम इसका नेगेटिव क्या पैटर्न है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए नेगेटिव के अंदर हमें नोट लगाना पड़ता है, और हमने सीखा है कि नोट कहां आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। और एक पहली सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका सेंटेंस चाहे अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, स्टार्ट हमेशा किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, और फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर कोई रिमेनिंग पार्ट है वो, लास्ट में पंक्चुएशन क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, विल एंड शैल। जो भी हमें हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी वो हेल्पिंग वर्ब हम लिख लेंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे। और मेन वर्ब क्या यूज करेंगे, V1। इसका एग्जांपल देखिए, देखिए क्या लिखा मैंने कि हम कल हॉकी मैच नहीं खेलेंगे। तो देखिए डूअर कौन है इसके अंदर, डूअर है हम, और हम के लिए इंग्लिश के अंदर क्या यूज होता है, वी। देखिए मैं आपको साथ के साथ वी और दे का क्या कंसेप्ट है ये भी क्लियर कर देता हूं। देखिए दोनों ही क्या है, दोनों ही प्लूरल है। सबसे पहली बात तो ये
वी भी प्लूरल है और दे भी प्लूरल है। वी का प्रयोग हम तब करेंगे जब हम खुद शामिल है, तो हम क्या करेंगे, वी का प्रयोग करेंगे। लेकिन दे के अंदर क्या, दे के अंदर हम खुद शामिल नहीं होंगे। थोड़ा समझिएगा, ये मैं खुद हूं, ठीक है। अब देखिए मैं इस बंदे से कोई बात कर रहा हूं और मैं अकेला नहीं, मैं इन सबको रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। मैं जब सबको रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि हम, बात समझ में आई। और जब, अब देखिए कि ये भी बहुत सारे लोग हैं और मैं यहां खड़ा हूं और मैं इनके बारे में बात करना चाहता हूं कि वे सब प्लेयर है। मैंने क्या बोला कि वे सब क्या है, वे सब प्लेयर हैं, वे सब खिलाड़ी हैं। तो देखिए क्या मैं खिलाड़ी हूं, क्या मैं अपने बारे में बता रहा हूं? नहीं, मैं सामने वाले के बारे में बता रहा हूं। सामने वाले एक से ज्यादा है तो उनके लिए मैं क्या प्रोनाउन यूज करूंगा, दे। और जब मैं एक से ज्यादा लोगों के बारे में बात कर रहा हूं और मैं खुद उनमें शामिल हूं, तब मैं क्या प्रोनाउन यूज करूंगा, वी। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछ ले कि वी का सिंगुलर, तो वी का सिंगुलर होगा आई, और दे का सिंगुलर पूछ ले, ये डिपेंड करता है कि जेंडर क्या है। अगर जेंडर हमारा मैस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग है तो हो जाएगा ही। अगर फेमिनाइन है तो क्या हो जाएगा, सी। फेमिनाइन से मतलब स्त्रीलिंग। इतनी बात समझ आई? अब आगे देखिए, अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं। तो मैंने आपको बताया हमको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वी। और हेल्पिंग वर्ब अभी मिलता है आई और वी के साथ क्या आता है, शैल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या पुट करेंगे हम यहाँ पे, शैल। और अब क्या आएगी, नॉट। बस हमें नॉट पे थोड़ा मेन फोकस करना है। मेन वर्ब क्या है, खेलना। खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले। वी विल नॉट प्ले क्या, हॉकी मैच। वी विल नॉट प्ले द हॉकी मैच। कब, टुमारो, क्योंकि इसे टाइम तो दिया है ना। और आने वाले कल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टुमारो। और बीते हुए कल को यस्टरडे। इतनी बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक तो वो जिनका जवाब हमें हाँ या ना में मिले, उसे हम बोलते हैं यस नो टाइप। दूसरा वो जिसका जवाब हमें एक्सप्लेन करना पड़े। हम एक्सप्लेन किसके हिसाब से करेंगे, एक्सप्लेन हम करेंगे WH वर्ड के हिसाब से। तो उसी लिए उस सेंटेंस को बोल देते हैं WH टाइप इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बात समझ आई? अब आगे देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी। देखिए इंटेरोगेटिव की हम बात करते हैं यस नो टाइप की, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें हेल्पिंग वर्ब को उठाकर आगे ले आना है। और क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अगर कोई रिमेनिंग पार्ट होगा सेंटेंस है तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे। और अंत में हमें ये याद रखना है कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है। इतनी बात क्लियर है? और अगर हम बात करें WH टाइप की, तो कुछ नहीं करना, जो पर्टिकुलर हमें WH वर्ड दिया होगा वो हम रख देंगे। उसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसे एज इट यहां पे पुट कर दीजिए बस। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब ये स्ट्रक्चर आप किसी भी टेंस के अंदर यूज कर सकते हैं। आपने सिर्फ चेंज क्या करना है, चेंज सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को चेंज करना आपने सिर्फ। अब देखिए यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी है विल एंड शैल। और मेन वर्ब क्या है, V1। क्या है हमारी मेन वर्ब, V1। तो इतनी सी बात है। अब हम इन दोनों सेंटेंस को देखते हैं कि किस तरह से ये दोनों सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाएंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए आप, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे। इसके अंदर देखिए इसका जवाब हमें क्या हाँ या ना में मिल रहा है या एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। आप खुद देखिए, इसे दो बार पढ़िए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे, हाँ या ना में। अगर आपसे कोई पैसे मांगेंगे तो आप तो उसे या तो हाँ कहोगे या ना कहोगे। बात समझ आ रही है? दूसरा एग्जांपल देखिए कि तुम मुझे कब पैसे दोगे। क्या इस प्रश्न का उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं क्या, नहीं ना। क्यों, इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब हम एक्सप्लेन क्या करेंगे, क्या अपनी मर्जी से कुछ भी एक्सप्लेन कर देंगे, नहीं। इसके अंदर एक प्रश्नवाचक शब्द है जो हिंदी में है कब। तो हमारा सेंटेंस क्या है, इस शब्द से स्टार्ट होगा। हमें देखना पड़ेगा कि इस कब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। बात समझ में आई? क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, कब को इंग्लिश में बोलते हैं व्हेन। बात समझ में आई? और देखिए
पहले वाले सेंटेंस का जवाब हमें हाँ या ना में मिल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो अब हमें ये देखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, अच्छी बात है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे क्या, विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे? क्यों? क्योंकि हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी हमारे सब्जेक्ट के अनुसार। ये बात हमें माइंड में रखनी है कि जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब चाहे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आए या फिर सब्जेक्ट से पहले आए। इतनी बात क्लियर है? तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट कौन होगा? काम को करने वाला या वो जिसके बारे में बात करी गई है। तो देखिए इसके अंदर क्या है, क्या तुम मुझे पैसे दोगे? तो काम क्या है? देने का। अब करेगा कौन? तुम या मैं? तुम। कौन करेगा? तुम। और तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। क्या बोलते हैं? यू। तो हमें सब्जेक्ट क्या मिल गया? यू। अब देखिए यू के साथ क्या आएगा? विल या सेल? विल। तो हम इजीली यहाँ पे क्या विल पुट कर देंगे। और इस तरीके से क्या होगा कि आपकी गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इससे हम गलतियां ना के बराबर करेंगे। बात समझ? अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या आ जाएगी? देखिए क्या है? देना। देने को इंग्लिश में बोलते हैं गिव। तो गिव की फर्स्ट फॉर्म गिव ही होती है और हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? गिव। विल यू गिव मी? किसे भाई? ऑब्जेक्ट हो गया मुझे। देना क्या है? कुछ पैसे। तो कुछ पैसे के लिए मैं सम मनी लगा सकता हूं। तो क्या बना मेरा? विल यू गिव मी सम मनी? कुछ हो रहा है? कुछ नहीं है। तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हमारा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ। सेंटेंस क्या बना हमारा कि विल यू गिव मी सम मनी? क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? अब अगला सेंटेंस देखिए। सबसे पहले देखिए इसके अंदर शब्द था कब, और कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। अगर आप देख पा रहे हो तो ये WH वर्ड है। तो हमारा ये क्या, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन के अंदर WH के बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। वही हेल्पिंग वर्ब हमें पुट नहीं करनी है। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे। अब हम बात किसकी करेंगे? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला। काम क्या है? देना। अब देने का काम कौन करेगा? तुम मुझे कब पैसे दोगे? यानी कि मैं तो खुद क्या, मैं तो रिसीवर हूं। तो रिसीवर क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। डूअर कौन होता है? डूअर काम को करने वाला होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो रिसीवर होगा, जिस पर काम का प्रभाव पड़ेगा, वो तो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, और जो डूअर होगा काम को करने वाला, वो हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए तुम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे? विल या सेल? विल। यहां विल पुट कर देंगे। व्हेन विल यू? अब वर्ब क्या आएगी? देना। देने को क्या बोलेंगे? गिव। व्हेन विल यू गिव? ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? मी। क्या भाई? मनी। व्हेन विल यू गिव मी मनी? तुम मुझे पैसे कब दोगे? व्हेन विल यू गिव मी मनी। बात समझ आई? तो ये हमारे दोनों सेंटेंस यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस। जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं, जिसे हम बोल देते हैं टाइप 1 या जिसे प्रोबेबल कंडीशन भी बोलते हैं। इसका एक पर्टिकुलर एक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है वो देखिएगा कि जो कंडीशनल सेंटेंस होगा वो हमारा इफ से स्टार्ट होगा, और इफ के बाद हमें दिया होगा सिंपल प्रेजेंट, और जो हमारा मेन क्लोज होगा वो किसमें होगा? सिंपल फ्यूचर में। अब हमें समझना ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि जो इफ क्लोज का जो है पार्ट, उसके अंदर जो कंडीशन दी जाती है, अगर उस कंडीशन को फुलफिल कर दी जाती है, तो जो मेन क्लोज के अंदर जो बात कही जाएगी उस बात को क्या पूरा होने की संभावना है उसकी। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे इफ you work hard, you will do better। क्या देखिए क्या कह रहा है ये कि इफ यू वर्क हार्ड, क्लोज के अंदर जो वाक्य दिया है वो ये है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं। कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है कि अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं तो जो भी आप कर रहे हैं उसके अंदर क्या है? आप अच्छा कर पाओगे। मान लीजिए एक स्टूडेंट के लिए ऐसा वाक्य कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि जो उसकी परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस के अंदर क्या है? सुधार होगा।
बात समझ आ रही है कि ये कंडीशन अगर पूरी कर दी जाती है तो ये जो मेन क्लोज के अंदर जो बात कही जा रही है इसके पूरे होने की संभावना बहुत ज्यादा है। एक एग्जांपल और देखिएगा इसका, इफ ही comes to me, if he comes to me, I will help him. If he comes to me, I will help him. जैसे क्या कह रहा है ये कि अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। अगर वो मेरे पास आता है तो मैं उसकी सहायता करूंगा। कंडीशन क्या है सहायता करने की कि उस बंदे को मेरे पास आना पड़ेगा। अगर वो मेरे पास आता है हेल्प मांगने के लिए तभी मैं उसकी हेल्प करूंगा। बात समझ आ रही है? अगर वो आ जाता है तो ये हमारी जो बात ये बोल रहा है इसके पूरी होने की संभावना हो रही है नहीं हो रही? अब हमें ध्यान क्या रखना है कि कभी भी इफ क्लोज के साथ सिंपल फ्यूचर नहीं होगा। इफ क्लोज के साथ जो इफ क्लोज हमारा बनेगा उसके अंदर क्या है? सिंपल फ्यूचर नहीं होगा। इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा एरर बनेगा अगर एरर बनता है तो। जो इफ क्लोज है उसके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट ही रहेगा। कब? अगर दूसरी साइड सिंपल फ्यूचर है तो। कभी ऐसे नहीं होगा कि इफ के साथ सिंपल फ्यूचर आ गया और मेन क्लोज के अंदर सिंपल प्रेजेंट दे दे। ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बस भाई अगला टाइम क्लोज के साथ इसका क्या यूज है वो और देखिए। इसके अंदर क्या होगा कि ये फ्यूचर को बताएगा टाइम क्लोज के साथ, यानी कि इसके अंदर कोई टाइम दिया होगा। कैसे? एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से ये क्लियर होगा कि वी विल गो होम व्हेन ही कम्स। देखिए क्या कह रहा है कि वी विल गो होम, हम घर जाएंगे। कब? जब वो आएगा। बात समझ आ रही है? अब देखिए कि जो ये व्हेन शब्द है ये किसके लिए यूज किया जाता है? ये टाइम के लिए ही यूज किया जाता है। बात समझ आ रही है कि व्हेन का यूज हम कब करते हैं? टाइम के लिए यूज करते हैं। हम घर कब जाएंगे? कंडीशन क्या दे दी इसने कि इसे टाइम दे दिया कि अगर वो आएगा, जब वो आएगा ना तब हम कहां जाएंगे? हम घर जाएंगे। अब एक चीज आपको मैं बताता हूं कि गो के साथ अगर आप होम का यूज कर रहे हैं, गो के साथ होम का यूज कर रहे हैं तो कभी भी टू प्रेपोजिशन या बोलूं मैं कि कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। गो के बाद अगर हम होम का यूज कर रहे हैं तो हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक एरर बन सकता है, प्रेपोजिशन का एरर। बात समझ में आ रही है? तो अब देखिए आगे कि वी विल गो होम, हम घर जाएंगे। कब? व्हेन ही कम, वो आएगा तब हम घर जाएंगे। इतनी बात क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर दोस्तों अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।